अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कबीर अस्तानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे नोट्स तैयार किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में टू द पॉइंट बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकें, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और हम अपनी बात को डिस्कस भी कर लें। 4 दिन की जंग के बाद बहुत सारे सवालात जो इंडिया पाकिस्तान की भी हाल ही में हुई, उसके बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और जैसे जैसे डस्ट सेटल कर रही है, यानी कि मट्टी जो उछली थी बहुत ज़्यादा और जंग के फरवर के अंदर जैसे जैसे मट्टी बैठ रही है, डस्ट सेटल कर रही है, लोग बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं और ये बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं लोगों के जहनों में, ख़ासतौर पे इंडियन मीडिया के अंदर। इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री भी आप कह सकते हैं, और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की खामोशी ने लोगों को बहुत सारे सवालात पूछने पे और समझने के लिए मजबूर कर दिया। और ये दोनों मिनिस्ट्रियाँ, ख़ास तौर पे डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मोदी साहब के साथ साथ बहुत सख्त स्क्रूटनी या जांच के अंदर आ गई हैं और लोग अब माइक्रोस्कोप के अंडर एक एक चीज़ का जायज़ा लेना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी इस पूरे दौरान बहुत प्रोएक्टिव रहे और जंग शुरू होने से पहले ही, जब से पहलगाम का वाक़या हुआ 22 मई को, पाकिस्तानियों ने बड़ी प्रोएक्टिवली पहली बात तो फॉरेन जर्नलिस्ट को लेकर गए उस जगह पर जहाँ पे इंडिया ने इस बात का क्लेम किया था कि टेरर कैंप्स हैं, उनको वो जगहें दिखाई। बल्कि जंग के दौरान भी डेली ब्रीफिंग्स करते रहे और दिन में कई दफ़ा भी बाज़ औकात ब्रीफिंग की और बहुत डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की फॉरेन मीडिया को, ख़ास तौर पे, जिसके अंदर मैप्स के साथ, तस्वीरी शवाहिद के साथ, यानी फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ, डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ, यहाँ तक के पायलट्स की कॉकपिट में होती हुई कॉन्वर्सेशन तक को उन्होंने जो है वो मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। ऑन द अदर हैंड, इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव्स, यानी कि मफरूज़ों पे बात करता रहा और ऑब्जेक्टिवली, यानी कि हकीकत के ऊपर बहुत कम उनकी तवज्जो रही और वो हकीकत को नहीं बयान कर पाए और मफरूज़ों पे बात करते रहे। उन्होंने बहुत मफरूज़ों में बात की कि मिज़ाइल अपने हदफ को पहुंच गए, कौन सा मिज़ाइल कहाँ पहुंचा, कुछ नहीं बताया। बल्कि पाकिस्तान ने जब बताया कि मिज़ाइल कहाँ कहाँ हिट हुए, तो उससे क्यों लेते हुए इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसी लाइन को टो करना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी इंडिया की। और पाकिस्तान में ISPR इंडियन हमलों का बड़ा डिटेल्ड अकाउंट देता रहा, जिसके अंदर उन्होंने तमाम तस्वीरें शाया की, जिसके अंदर इंडियन मिज़ाइल्स ने जहाँ जहाँ हिट किया उन जगहों को बताया, जिसके अंदर मस्जिदें और लोगों के घर शामिल थे, जिसमें कई इनोसेंट औरतें, बच्चे और सिविलियंस की डेथ्स हुई। सो इस मामले में उसके साथ साथ इंडियन जो मीडिया था वो गालिबन, क्योंकि जिसको अब हरफ आम में गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उनको इस तरह से बताया गया था कि जंग के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना है कि वो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि वो मंकी डांस करके इतना कुछ उछल उछल के बोल रहे थे कि जब वो सारी चीज़ें नहीं साबित हो सकी, बल्कि उसके बिल्कुल बरक्स हुआ, राइट ऑपोजिट व्हाट दे वर क्लेमिंग, तो इंडियन मीडिया को और इंडिया को इन जनरल बहुत हजीमत, यानी कि एम्बैरेसमेंट हुई वर्ल्ड मीडिया के सामने और इंटरनेशनली। जस्ट मीडिया ही नहीं, इंटरनेशनल जो मेन प्लेयर्स थे, डिप्लोमेटिक सर्कल्स थे, उसमें बड़ी हजीमत का सामना उठाना पड़ा। इस मामले में हम बहुत सारी बातें कर चुके और इस मामले को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके, तो अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम अब ये बात करेंगे कि इंडिया डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि इंडिया को वो पजीराई नहीं मिली इंटरनेशनली और ख़ास तौर पे वेस्ट से, और जो उनकी उम्मीदें थी अमेरिका से, वो पजीराई और वो सपोर्ट नहीं मिली इंडिया को, जबकि पाकिस्तान को कम से कम 2 मुल्कों से सॉलिड सपोर्ट मिली, जिसमें एक चीन और दूसरा तुर्की है। तो जिसके बाद इंडियंस काफ़ी परेशान हुए और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हद तक बौखला भी गए, कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब इस इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट को कैसे काउंटर करें। तो लिहाजा इंडियंस ने एक वफ्द बनाया है 59 MPs का, जो कि 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है और बैनुल अक़वामी वो दौरा करेंगे मुल्कों का, और EU के जो हेडक्वार्टर्स हैं बेल्जियम में, उसका भी दौरा करेंगे और अपने मौक़िफ़ से अब जाके वो आगाह करेंगे, जो काम पाकिस्तान पहलगाम के वाक़े के फ़ौरन बाद कर चुका 22 मई ऑनवर्ड्स।
चलते चलते उन 7 ग्रुप्स का नाम भी आपको के हेड्स बता देते हैं कि उनके जो ग्रुप के सरबराह होंगे 7 ग्रुप्स के वो कौन होंगे। उन्होंने कोशिश की है कि अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम तमाम सियासी जमातों से लोगों को लें और इंक्लूड करें ताकि एक बाय एंड लार्ज नेशनल यूनिटी का उसके अंदर एस्पेक्ट उनको मिले। ये 59 जो एमपीज़ हैं ये 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे और हर ग्रुप का जो हेड होगा उसमें एक बैजयंत पांडा है जो बीजेपी से हैं, एक रविशंकर प्रसाद हैं जो भी बीजेपी से हैं, संजय कुमार झा जेडीयू से, श्रीकांत शिंदे शिवसेना से, शशि थरूर कांग्रेस से, करीमुरी कारानिधि डीएमके से, सुप्रिया सोले एनसीएएसपी से। पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में अपना एक तैयार किया है वफ्द जो कि इंटरनेशनली तमाम कैपिटल्स पे जाएगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ मज़ीद बयान करेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल लीडर्स को अपना मौक़िफ़ बयान कर चुका, भेज चुका है, बट पाकिस्तान मज़ीद इस मामले को समझाने के लिए या आगाही देने के लिए बिलावल भुट्टो की ज़रदारी की ज़ेर क़यादत एक वफ्द को तैयार कर रहा है जो कि बैनुल-अक़वामी ममालिक का दौरा करेंगे। इस मौके पे कहना बड़ा ज़रूरी है कि इंडियन मीडिया सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब के नहीं बल्कि जयशंकर और राजनाथ सिंह को भी बुरी तरीके से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पालकी शर्मा ने अपने एक प्रोग्राम में या अपने एक पॉडकास्ट के अंदर अमेरिका की 3 स्ट्राइक्स को बयान किया है जिसकी वजह से उनको लगा कि अमेरिका ने उनको लेट डाउन किया है बुरी तरीके से। पहली स्ट्राइक वो कहते हैं कि अमेरिका ने इस बात का दावा किया है कि उसने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर जंग बंदी को ब्रोकर किया जिसको इंडिया अब डिनाई कर रहा है काफ़ी अरसा गुजरने के बाद। पाकिस्तान ने तो फ़ौरन अमेरिका का शुक्रिया अदा कर दिया था इस बात पे, पर इंडिया का डिनाइल बहुत देर बाद आया जो कि बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा करता है लोगों के जहनों में कि इंडिया ने इतनी डिलेड रिस्पॉन्स क्यों दी इस बात की, जबकि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से वो राब्ते में थे इस दौरान। दूसरी बात ये है कि इंडिया इस बात को भी अब डिनाई कर रहा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं कि इंडिया ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ्स यानी कि बगैर किसी ड्यूटी के अपनी मंडी खोलने का अंदिया दे दिया था, मगर अब जयशंकर जी साहब अपने एक इंटरव्यू में या अपने स्टेटमेंट में उन्होंने आके कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ और जब ये ऐलान होगा तो इंडिया अपने इंटरेस्ट में ये ऐलान करेगा। तो गालिबन वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं जो कि बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि इंडिया अमेरिका का एक बड़ा सॉलिड एलाय अपने आप को तस्वुर करता है और अमरीकी सदर की बात को इस तरह से नफ़ी करना और इस तरह निगेट करना और ये कहना कि अमेरिकन सदर गलत बयानी कर रहे हैं बड़े माइल्ड अल्फाज में, ये बहुत ही शॉकिंग किस्म की बात है कि अमेरिकन सदर इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं कि उस तरह की बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो इंडिया को अचानक झटके के तौर पे लगी है वो ये कि जब अमेरिकी की सदर ने एप्पल के CEO टिम कुक को ये कहा कि आप इंडिया में अपना प्लांट मत लगाइए आईफोन्स के, इंडिया की मार्केट बहुत हैवी रेगुलेटेड है, उधर बहुत ड्यूटियाँ हैं, अगर आप इंडियंस को सप्लाई करने के लिए एप्पल का कोई आईफोन का प्लांट लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर आप जो कोई बड़ा प्लांट ऐसा ना लगाइए जो कि इंडिया से फ़ोन बना के दुनिया भर में तकसीम हो, डिस्ट्रीब्यूट हो या बेचे जाएं। तो इंडियंस को इस बात का बड़ा झटका लगा कि अमेरिकी सदर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका के सदर तमाम ममालिक के सदूर और हेड ऑफ स्टेट्स की तरह अपने मुल्क के वसीतर मफाद में काम करेंगे, वो किसी और मुल्क का मफाद तो देखेंगे नहीं। और अमेरिकी सदर इलेक्शन जीत कर आए मेगा के ऊपर है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका स्लोगन था। मेन स्लोगनों में से एक स्लोगन ये भी था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो उस पर कारबंद है और कार फरमाए और उनको होना भी चाहिए। ये इसी बात पर इलेक्ट होकर आए थे और किसी भी हेड ऑफ स्टेट का ये एक ड्यूटी है, एक उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क के मफाद को देखे। तो इंडियंस को इतनी हैरत हो रही है इस बात पर, हमें हैरत होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि इन तमाम चीज़ों को लेकर हिंदुस्तान ने एक अजीब व गरीब बात की है और वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर और उनका ख़ानदान गालिबन अपनी किसी ज़ाती कारोबारी मफाद की वजह से
पाकिस्तान की मदद कर रहा है या पाकिस्तान के मामले में उनका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है। ये एक बड़ा ही शॉकिंग किस्म का एक्यूजेशन यानी इल्ज़ाम तराशी है, जो आई एम श्योर कि अमेरिकन को भी उतना ही शौक लगा होगा ऐसी बात सुन के कि किसी मुल्क का सरबराह अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी बड़े इत्तेहादी को नाराज़ कर रहा है या उनके खिलाफ जा रहा है, जो कि समझ में आने वाली बात है नहीं। ये पूरी बातें जो इंडियन मीडिया फैला रहा है, जो कि हम कहते हैं गोदी मीडिया है, यानी कि मोदी साहब ने गालिबन ये डायरेक्टिव्स दी हैं तभी वो ये सारी बातें कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर इंडिया को एक बहुत ही प्रिकेरियस यानी अजीब व गरीब सिचुएशन में डाल रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहा है एक सीज़ फायर ब्रोकर करने पे, जिसको गालिबन इंडिया अपनी हार तस्वर कर रहा है, और इंडियन पब्लिक बहुत नाराज़ है मोदी साहब से, क्योंकि उनके बयान के मुताबिक तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस जंग के अंदर पाकिस्तान का सफाया करने वाले थे, तो उन्होंने सीज़ फायर पे क्यों अग्री किया। और दूसरी तरफ इंडिया कम्प्लीटली एंटेगनाइज कर रहा है अमेरिका को और उसके सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो इस पूरे मामले में इंडिया कहाँ गलत हुआ? इंडियन मीडिया को अगर आप गौर से देखें और हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, अगर हम वो सारी चीज़ें लगानी शुरू कर दें, सारे क्लिप्स और साउंड बाइट्स, हम कोशिश करेंगे कि आप वो क्लिप्स और साउंड बाइट्स सुनाएं ज़रूर। पहली बात तो ये कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया वॉज इल प्रिपेयर्ड, इंडिया की तैयारी पूरी नहीं थी इस जंग में जाने के लिए। इंडिया ने ज़रूर बहाना बनाया पहलगाम को और उनको एक बहाना हाथ आया और वो उसको कैश करना चाह रहे थे, बट इंडियंस weren't वेल प्रिपेयर्ड। दूसरी बात, इंडियंस ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना जो नैरेटिव, जो अपना बयानिया बनाना था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो गालिबन उनको बयानिया पहले बनाना चाहिए था जंग शुरू करने से पहले, जो पाकिस्तान ने बड़े सक्सेसफुली अपने दिफा में पहले बयानिया बनाना शुरू कर दिया, बट इंडिया ने बयानिया नहीं बनाया, उन्होंने मफरूज़ों पर बात करके एक जंग का ऐलान कर दिया। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ के कुछ ज़राए इंडियन मीडिया के ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने, इंडियन फ़ौजों की फोर्सेस ने ये रिक्वेस्ट की थी मोदी साहब से कि उनको 4 से 5 दिन का मज़ीद वक्त दरकार है किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने के लिए, मगर गालिबन मोदी सरकार इतने फॉरवर्ड में थे और इतने गंगो थे जिंगोइज्म के अंदर कि उनको ये वक्त देने को तैयार नहीं थे। लगता है उन्होंने वक्त से पहले छलांग लगा दी एक ऐसी जंग में जिसके लिए वो बयानिया के तौर पे भी और ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पे दोनों तरीके से तैयार नहीं थे उसको शुरू करने के लिए। सो इस जल्दबाजी में हुआ क्या? इस जल्दबाजी में हुआ ये कि हिंदुस्तान को वो सपोर्ट नहीं मिल सकी बैनुल-अक़वामी तौर पर जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसकी सपोर्ट ना मिलने की एक बुनियादी वजह थी कि वो इंटरनेशनली, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया को कन्विंस नहीं कर सके, उनको यकीन नहीं दिला सके कि पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान की रियासत का स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई वाक़या है। दूसरा, पाकिस्तान ने एक्टिवली अपना दिफा किया और इंडियन जहरियत को रोकने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से इंडिया एक तरफ तो बैनुल-अक़वामी तौर पे कन्विंस नहीं कर पाया इंटरनेशनली उन लोगों को जिनकी थोड़ी हमदर्दियाँ इंडिया के साथ पहले से थी, उनको भी कन्विंस नहीं कर पाया, और साथ में उनकी पब्लिक भी मेरे ख़्याल में बहुत नाराज़ हुई जब उनको ये पता लगा कि पाकिस्तान ने अपनी दिफा में इतनी कामयाबी हासिल की जिसकी उनकी सरकार ने उनको यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान जिस तरह एक वॉक इन द पार्क होगा और हम जाएंगे और हम अपने अहदाफ अचीव करके आराम से आ जाएंगे और पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। दूसरा जो बड़ा नुकसान इंडिया ने उठाया इस पूरे मामले से कि उन्होंने कश्मीर के मामले को इंटरनेशनलाइज कर दिया, बैनुल-अक़वामी अरीना में वो ले आए, जो एक उनका हमेशा से क्लेम था कि बायलैटरल मामला है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। अमेरिकी सदर का ये क्लेम करना कि उन्होंने सीज़ फायर ब्रोकर किया था और अब अनकरीब टॉक्स होंगी और वो टॉक्स एक न्यूट्रल वेन्यू पे होंगी और वहाँ दोनों ममालिक बैठ के बात करेंगे। अब इंडिया रिस्क ये कर रहा है कि अगर इंडिया इसको बायलैटरल मामला रखता है और रिफ्यूट कर देता है इंटरनेशनल मीडिएशन को, जो कि लगता है कि खुद ही इंडिया की वजह से अब ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है, तो इंडिया बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को, ख़ास तौर पे अमेरिका को अपने ख़िलाफ़ कर लेगा। और अगर इंडिया इसको मान जाता है
तो उनका जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड था कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है और मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल इशू नहीं है, उस मौक़िफ़ से इंडिया को दस्तबरदार होना पड़ेगा। दोनों सूरतों में इंडिया ने अपने आप को एक मुश्किल सूरत में डाल दिया है। तीसरा जो बहुत काम इंडिया ने अपने लिए बुरा और शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर दिया है, उन्होंने चीन को और तुर्की को पाकिस्तान के साथ खुलेआम लाके खड़ा कर दिया है और आपस में जेल कर दिया, बल्कि लफ्ज़ जेल भी थोड़ा कमज़ोर है, फ्यूज़ कर दिया। उन्होंने आपने फ्यूज़ कर दिया आपस में, और तुर्की जैसा मुल्क पाकिस्तान के साथ आकर इंटरनेशनली खुलेआम आके पाकिस्तान की साइड लेने खड़ा हो गया, और ये बहुत बड़ी हार है इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस की। उससे बड़ी जो गलत हरकत की इंडिया ने, जो मेरे ख्याल में, वो ये कि जब टर्क सपोर्ट के बाद इंडियंस एंटी टर्क नैरेटिव पे चले गए और एक स्टांस पे चले गए जहां उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए, वीज़े कैंसिल करने शुरू कर दिए, उन्होंने मज़ीद अपने आप को तुर्कों से दूर करना शुरू कर दिया। एक बात जो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जो कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में इसकी रियलाइजेशन नहीं है, कि तुर्कों का सेंट्रल एशिया के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और वो सेंट्रल एशिया के ओपिनियन मेकर्स में से हैं। वो उनकी जो ख्यालात हैं उनको शेप करते हैं तुर्क। उसकी वजह उनकी हिस्टोरिक और उनकी जीनियोलॉजिकल जो टाइज हैं सेंट्रल एशिया के साथ, वो एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप सेंट्रल एशिया में कभी आपने ट्रैवल किया हो या आप सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री को कभी पढ़ा तो मुश्किल ही होगा, किसी ने होगा, मगर ट्रैवल ही किया हो तो उसका अंदाज़ा होगा कि तुर्कों का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया के ऊपर। सो आपने सिर्फ तुर्कों को ही इंडिया ने अपने ख़िलाफ़ नहीं किया, आप ये समझें कि पूरे का पूरा सेंट्रल एशिया, चाहे वो आज़रबाईजान है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान है, चाहे वो ताजिकिस्तान है, चाहे वो कोई भी सेंट्रल एशिया का मुल्क हो, वो तुर्कों के साथ अपने आप को अलाइंड समझते हैं। अलाइंड होते नहीं हैं, समझते हैं, और वो तुर्कों की तरफ देखते हैं किसी भी बड़े डिसीजन के लिए या किसी भी बड़े डायरेक्शन के लिए। उनका डायरेक्शन तुर्कों की तरफ से आता है और तुर्कों की तरफ देखते हैं। वो ओपिनियन मेकर्स हैं सेंट्रल एशिया के। सो आपने पूरे के पूरे सिर्फ तुर्की को अपने खिलाफ या एलिनेट नहीं किया, आप पूरे सेंट्रल एशिया को अपने खिलाफ कर रहे हैं। चौथी जो गलती इंडिया ने की वो डेस्परेशन में आके की, और वो डेस्परेशन में आके उन्होंने गलती ये की कि आखिरी वक्त पे जब IMF का बोर्ड बैठा पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की अप्रूवल के लिए, उसको कंसिडर करने के लिए, तो इंडिया ने उसको ब्लॉक करने की कोशिश की, और ये ब्लॉक करने की कोशिश बहुत ही पब्लिकली की। और जब ये IMF का प्रोग्राम ब्लॉक नहीं हुआ तो इंडिया को बेतहाशा हजीमत उठानी पड़ी। इंडिया मेरे हिसाब से अपने जज्बात में आके एक के बाद ऐसे इक़दाम करता चला गया जो मज़ीद उनको खाई में गहरे से गहरा फेंकते चले गए, और वो घड़े में मज़ीद खींचते चले गए उस क्विक सैंड में जो उनकी अपनी बनाई हुई थी। ये दलदल किसी ने उनके लिए तैयार नहीं की थी, वो दलदल उन्होंने तैयार करके खुद ही उसमें कूद गए। और IMF की गलती इतनी बड़ी गलती थी कि उनको कभी भी ये गलती करनी नहीं चाहिए थी। अब इंडिया किधर खड़ा है? इंडिया के पास सिर्फ 2-3 रास्ते बचे हैं, और ये सारे रास्ते जो इंडिया के लिए बचे हैं वो कोई भी रास्ता उनके लिए बेहतरी का रास्ता लग नहीं रहा, और कोई रास्ता कम बुराई का भी नहीं लग रहा। एक रास्ता ये है कि वो अमेरिका को खुलेआम ये कह दें कि हमने ना आपसे कोई ट्रेड डील की बात की है, ना हम नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई ट्रेड डील करेंगे, और आपने किससे कैसे ये ज़ीरो टैरिफ की कहानी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के बारे में कह दी, हम तो नहीं करें, तो ये अमेरिका को अपने ख़िलाफ़ करने वाली बात है। दूसरा रास्ता उनके पास ये है कि वो अमेरिका से F-35 तैयारे ख़रीद लें। अगर वो F-35 तैयारे अमेरिका से ख़रीदते हैं तो उसके बाद Su-57 जो वो रशिया से ख़रीदने लगे उनका क्या होगा? F-35 तैयारे वो लेंगे अमेरिका से तो किन शराइत पे लेंगे, किस कॉस्ट पे लेंगे? तो वो एक ऐसी आर्म्स रेस में जाएंगे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे होंगे। सो अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनको F-35 खरीदने पड़ेंगे। F-35 खरीदने का मतलब ये है कि उनकी जो वेपन्स मिक्स है उसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी आ जाएगी कि उनको बहुत सारा मेंटेनेंस सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, अदर देन कॉस्ट जो कि बहुत हाई है F-35 की। अगर वो F-35 नहीं लेते
वो रशिया की तरफ जाते हैं, वो वहाँ भी फंसते हैं क्योंकि रशिया अपने कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा हुआ है। क्या वो Su-57 वक्त पे दे पाएगा? क्या Su-57 के स्पेयर पार्ट्स? एक बात मैं आपको थोड़ी डाइग्रेशन कर दूं कि इंडिया के पास जो Su-30 तैयारे हैं, जिसको MKI वर्जन, जो इंडियन वर्जन है, वो भी अंदाजन 40% फ्लीट ग्राउंडेड है बिकॉज रशिया अपनी जंग की वजह से उसके स्पेयर पार्ट्स उनको दे नहीं पा रहा। तो क्या वो Su-57 वक्त पे दे पाएगा? सो ये एक बहुत सारे इंडिया ने अपने आप को बुरी तरीके से एक सिचुएशन में उलझा लिया है कि एक तरफ वो अपने वफूद बाहर भेजना चाह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ बताने के लिए, अपनी पोजीशन पॉइंट को एम्फसाइज या क्लियर करने के लिए या अपने बावर कराने के लिए। दूसरी तरफ वो बड़ी ताकतों के साथ एक हेड ऑन ले रहे हैं जिसके अंदर उनकी तमाम बातों को रिफ्यूट कर रहे हैं। और रिफ्यूट ये भी जो इनकी रिफ्यूट आई है वो भी बहुत देर बाद आई है, यानी कि अमेरिकी सदर के इस बयान को कि उन्होंने सीज फायर ब्रोकर किया, इंडिया ने फौरन मना नहीं किया, बहुत दिनों के बाद उन्होंने मना करना शुरू कर दिया। ट्रेड के बारे में मना कर रहे हैं, अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने मुल्की मफाद को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों नहीं आए इंडिया की सपोर्ट के लिए, कम से कम डिप्लोमेटिक सपोर्ट पे क्यों नहीं आई? आपको अगर ये पता है या याद हो कि इंडिया क्वाड का मेंबर भी है, एक तंजीम बनी है क्वाड जिसके अंदर शामिल हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। इस क्वाड का मतलब ये था कि इस इलाके के अंदर चाइना के पावर को चेक करना और ज़रूरत पड़ने के ऊपर फौजी कुव्वत का इस्तेमाल करना। इंडिया हमेशा से रिलक्टेंट रहा कि इस क्वाड के अंदर फोर्सेस या अपने एक्चुअल मिलिट्री एसेट्स को कमिट कर सके। सो क्वाड को इंडिया से कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी भी नहीं। और जब ये क्वाड का एक्सपीरियंस था उनके सामने, तो जब इंडिया के पर ये वक्त आया और इंडिया ने ये एग्रेशन किया, तो क्वाड के बाकी ममालिक ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इंडिया से, क्योंकि उन्हें लगा कि दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो इंडिया की मदद के लिए इस तरह से फौजी कुव्वतों के साथ पहुँचे। सो इंडिया मेरे हिसाब से उन्होंने अपने आप को बहुत एक मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है। उनके मीडिया का अंदर और उनका जो नैरेटिव है, जो उनका नेशनल नैरेटिव है, वो इंटरनेशनली बिका नहीं और बिक भी नहीं रहा। और अब इंडिया हर गुजरते दिन के साथ जंगी ड्रम्स तो बजा रहा है, जंग के ड्रम्स तो बजा रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, बट लगता नहीं है कि इंडिया किसी वॉर को स्टार्ट करने के लिए अब किसी पोजीशन में है। तीसरी बात यह है कि इंडिया ने वाटर के अंदर जिस तरह से इंडस ट्रीटी को बेंस में डाला, दुनिया का शायद ही कोई मुल्क होगा या कोई कौम होगी जो इसको सपोर्ट करेगी कि किसी डाउनस्ट्रीम कंट्री के पानी को आप रोकें। ये तो हमने बातें की जो गलती इंडिया कर चुका और ये सारी कहानियाँ। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? जो इंडिया को करना चाहिए वो इंडिया कभी करेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितनी कहानी इंडिया कर चुका है और जितना शोर मचा चुका है उसके बाद बैक ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। बट इंडिया को करना सिर्फ एक काम चाहिए जो हर इंसान को, हर मुल्क को, हर कौम को, चाहे इंडिविजुअली या कलेक्टिवली करना चाहिए, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहिए। और वो डिस्प्यूट्स ख़ास तौर पे जो कंट्रीज़ हैं उनके नज़दीक बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हर दुनिया का बड़ा डिस्प्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। इंडिया को अकल करनी चाहिए और इंडिया को अपने तमाम बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहिए। अगर इंडिया ने जेन्युइनली तरक्की करनी है, इंडिया ने जेन्युइनली आगे बढ़ना है और अपने लोगों को ये मजहबी मुनाफरत यानी मज़हब की नफ़रत और इस तरह की सेक्टेरियन एंड रिलीजियस हेट्रेड से बाहर निकालना है, तो उनको चाहिए कि इंडिया को प्रोग्रेस के रास्ते में डालें, इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स ख़त्म करें, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो। उनको अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे काम करना चाहिए ताकि इंडिया अपने सवार अब लोगों का मुस्तकबिल सिक्योर कर सके। बट ऐसा इंडिया करेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि जो इंडियन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है जो इस वक्त इख्तिदार में है, उनके इसको मकासद को वो सूट नहीं करता। उनका मकसद ये है कि वॉर बीटिंग, वॉर मॉन्गरिंग, शोर मचाना, मुनाफरत फैलाना और उससे बार बार वोट्स लेना और बार बार इख्तिदार में आना है, और वो इतना बड़ा काम करेंगे नहीं। हालांकि तमाम ममालिक जिनके साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो तैयार हैं कॉन्वर्सेशन के लिए, वो बातचीत करना चाहते हैं, बट इंडिया जो है वो बात नहीं करना चाहता। और एक थर्ड पार्टी मीडिएशन, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की हो या किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की हो, उसको मानने को तैयार ही नहीं है। तो इंडिया
अगर ये बात, जो कि मेरा ख्याल में कभी भी नहीं करेगा, वो दलदल में अपने आप को और नीचे डालता चला जाएगा। सो ब्रीफली हमने ये आज बात करने की तो बहुत सारी हैं, मगर वक्त की कमी की वजह से हम इस मामले को और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माय चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए और कोशिश कीजिए कि कमेंट्स करें। आप चाहे पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, लेट्स स्टार्ट अ डिबेट, और कोशिश करते हैं कि हम किसी नतीजे पे इस कहानी को आगे लेकर बढ़ें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।